हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टार चैनल पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की सबसे पहली कॉमिक कनकपुरी की राजकुमारी, जो राज कॉमिक्स ने अपने करियर में सबसे पहले पब्लिश की थी। फर्स्ट कॉमिक संख्या 1। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय नगरी का राजा प्रियदत्त बड़े ही मृदु स्वभाव और कुशल शासक था। राज्य में सभी लोग उससे बेहद प्रसन्न थे। प्रियदत्त की इकलौती पुत्री का नाम कंचनमाला था। रूप में वह स्वर्ग से उतरी किसी अप्सरा से भी अधिक सुंदर थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन, सुनो रानी, राजकुमारी अब सयानी हो गई है, मुझे उसके विवाह की चिंता खाई जा रही है। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? मेरी राय में कोई सुंदर सा राजकुमारी उसके लिए उपयुक्त रहेगा, लेकिन पहले हमें अपनी बेटी की राय भी तो जान लेनी चाहिए कि वह कैसा पति चाहती है। अवश्य महाराज। शीघ्र ही राजकुमारी कंचनमाला को बुलाया गया। तुम कैसा पति चाहती हो बेटी? मगर माँ, हाँ शर्माओ नहीं। मगर पिताजी, मैं तो अभी विवाह करना ही नहीं चाहती। क्या? जी हाँ पिताजी, आप मेरे विवाह की चिंता करना छोड़ दें। यह मुमकिन नहीं बेटी, पुत्री हमेशा ही परायाधन होती है। हम कोई अच्छा सा वर देख कर तुम्हारा विवाह बड़ी धूमधाम से करेंगे। तुम्हारे पिताजी ठीक कह रहे हैं। ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा, लेकिन मैं विवाह उसी युवक से करूँगी जिसने कनकपुरी देख रखी होगी। हमें तुम्हारी शर्त शहर से मंजूर है। जाओ नगर में और दूर दूर के देशों में मुनादी करवा दो कि जिसने भी कनकपुरी देखी है वह महल में आकर हमसे राजकुमारी का हाथ मांग ले। जो आज्ञा महाराज। कनकपुरी? तुमने कहीं सुनी है कनकपुरी? नहीं, मैंने भी नहीं सुनी। नहीं, तुमने अवश्य ही कनकपुरी में कोई भेद छिपा है, अन्यथा महाराज इतनी बड़ी शर्त कदापि नहीं रखते। आप ठीक कहते हैं महामंत्री जी। न जाने कनकपुरी कहाँ होगी। अगले दिन सुबह सुबह ही नगर में मुनादी का ढोल गूंजने लगा। सुनो सुनो, राजा का ऐलान सुनो। कनकपुरी को देखने वाला पुरुष महाराज से आकर राजकुमारी का हाथ मांग ले। कनकपुरी? कनकपुरी का नाम तो मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ। कनकपुरी का नाम तो आज पहली बार सुन रहा हूँ। कहाँ होगी यह कनकपुरी? मैं भी देश विदेश घुमा हूँ, मगर कनकपुरी। लगता है महाराज प्रियदत्त राजकुमारी को आजीवन कुंवारी ही रखना चाहते हैं। प्रियनगर में ही रत्नभूषण नाम का एक स्वस्थ व जवान युवक रहता था। उसके बारे में प्रसिद्ध था कि वह जिस चीज़ के पीछे पड़ जाए उसे प्राप्त करके ही रहता था। वाह, इस बार की यात्रा में बहुत अच्छा व्यापार हुआ। माँ सुनेगी तो फूली न समाएगी। माँ, आहा बेटा तू आ गया। हाँ माँ, और तुम्हारे आशीर्वाद से इस बार मेरे कपड़े का व्यापार भी खूब चला। जीते रहो बेटा। बस अब तो मेरी अंतिम इच्छा भी तू पूरी कर ही दे। कैसी इच्छा माँ? घर में एक सुंदर एवं सुशील बहू ले आ, उसके बाद मुझे तेरी कोई चिंता नहीं रहेगी। ओह माँ, तुम तो बस। तूने कुछ सुना बेटे? आजकल शहर में सिर्फ कनकपुरी के ही चर्चे हैं। ओह, मैंने दूसरे शहर में भी सुना था माँ। क्या यह सच है? हाँ बेटा, मगर आज 15 दिनों बाद भी ऐसी व्यक्ति नहीं मिला जिसने कनकपुरी देखी हो। तूने सुनी है कहीं? सुनी होती तो जाकर महाराज से राजकुमारी का हाथ न मांग लेता। उस जैसी राजकुमारी बहुत भली लड़की है। काश उस जैसी ही कोई तेरी दुल्हन बनती। उस जैसी क्यों माँ, वही क्यों नहीं? ये तो क्या कह रहा है बेटे? क्या ऐसा संभव है? क्या एक राजकुमारी? हाँ माँ, अभी अभी मेरे दिमाग में एक योजना आई है। कैसी योजना है रे? मैं सोचता हूँ कि जब 15 दिनों में भी किसी ने कनकपुरी को देखी हुई होने का दावा नहीं किया है तो इसका मतलब है कनकपुरी कहीं है ही नहीं। अगर मैं महाराज से जाकर कह दूँ कि मैंने कनकपुरी देखी है तो वो प्रसन्नता पूर्वक राजकुमारी का हाथ मेरे हाथ में दे देंगे। मगर यह तो धोखा होगा। जब कनकपुरी कहीं है ही नहीं तो इसमें धोखा कैसा माँ? मुझे तो डर लग रहा है, कहीं महाराज जी को यह हकीकत पता चल गया तो। तुम तो बेकार ही मत घबराओ माँ। बस अब दुल्हन के स्वागत की तैयारियां करो। मैं अब महाराज के पास जाता हूँ। राजमहल पहुंचकर महाराज से जाकर कहो कि मैंने कनकपुरी देखी है। बहुत अच्छा हुजूर। दखाना ने महल के भीतर जाकर महाराज को सूचना दी तो ओह, उसे तुरंत ही सम्मानपूर्वक अतिथि कक्ष ले आओ। जी महाराज। दरबार के जाने के पश्चात आखिर इतने दिनों के बाद कोई तो आया जिसने कनकपुरी देख रखी हो।
हमें तुरंत ही अतिथि कक्ष की ओर चलना चाहिए। कहो युवक, कौन हो और तुमने कनकपुरी कहाँ देखी है? मेरा नाम रत्नभूषण है महाराज। कपड़े के व्यापार के सिलसिले में मैं अक्सर ही देश विदेश घूमता रहता हूँ। इसी दौरान मैंने खूबसूरत फूलों की नगरी कनकपुरी देखी। तुमने कनकपुरी में क्या क्या देखा युवक? मैंने वहाँ सुनहरी नदी देखी, ऊंचे ऊंचे पर्वत, उनसे निकलती झरने देखी और बस बस रहने दो पिताजी, इस व्यक्ति ने कनकपुरी बिल्कुल नहीं देखी। इसे धक्के देकर महल से बाहर निकाल दीजिए। इसकी ये मजाल हमें धोखा दे। राजा की आज्ञा अनुसार सैनिकों ने रत्नभूषण को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। हा 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 हा, बड़ा आया कनकपुरी देखने वाला। आह आह, आज बहुत बेइज्जती हुई। अब क्या मुंह दिखाऊंगा माँ को? कनकपुरी कहीं तो होगी, मगर समझ में नहीं आता कि राजकुमारी ने ऐसी बेतुकी शर्त रखी क्यों। क्या उसने देखी है कनकपुरी? जरूर उसने देखी होगी। मैं इसी समय प्रण लेता हूँ कि जब तक कनकपुरी को ढूंढ कर राजकुमारी को अपनी दुल्हन न बना लूँ, माँ को अपनी मनुष्य शक्ल हरगिज नहीं दिखाऊंगा। और वह कनकपुरी को तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते जंगल में बनी एक कुटिया पर नजर पड़ते ही वह चौंक कर रुक गया। इस निर्जन जंगल में यह कुटिया, अवश्य इसमें कोई रहता होगा, चलकर देखना चाहिए। ओह, यह तो कोई पहुंचे हुए महात्मा लगते हैं, मुझे इन्हीं के शरण में जाना चाहिए। कुछ देर बाद जब महात्मा ने अपनी समाधि तोड़ी तो रत्नभूषण ने उन्हें सारी कहानी कह सुनाई। अब तो आप ही का सहारा है बाबा, मेरी मदद कीजिए। हम तुम्हारे कार्य करने के दृढ़ संकल्प से प्रसन्न हुए बच्चा, परंतु कनकपुरी तो हमने भी नहीं देखी। हाँ, अगर तुम रामवन जाकर केशधारी बाबा से मिलो तो वे अवश्य ही तुम्हारी मदद करेंगे। तो मुझे वहाँ तक पहुँचने का कोई उपयुक्त मार्ग बताएं महाराज। तो सुनो, यहाँ से 1000 कोस दूर उत्तर की ओर काले पर्वत के पीछे रामवन है, जहाँ केशधारी बाबा का निवास है। अच्छा बाबा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। और रत्नभूषण रामवन की ओर चल पड़ा। 7 दिन तक लगातार चलता चलता वह एक भयानक जंगली जानवरों से भरे जंगल में पहुंचा। उफ, लगता है पूरा जंगल ही भयानक जंगली जानवरों से भरा पड़ा है, मुझे सावधान रहना पड़ेगा। वही हुआ जिसका उसे डर था। ओह तेंदुआ, हिन्न हिन्न हिन्न। अभी रत्नभूषण समझ भी न पाया कि तेंदुए ने उस पर आक्रमण कर दिया। हिन्न हिन्न हिन्न। आह! नीचे गिरते ही उसने तुरंत तलवार मियान से बाहर निकाल ली और तेंदुए पर टूट पड़ा। अब तुम नहीं बच सकता दुष्ट। हिन्न गुर्ज। उस खतरनाक तेंदुए को मौत के घाट उतारने के बाद वह पुनः आगे बढ़ चला। शायद वही काला पर्वत है। उसका अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। जब वह काले पर्वत से नीचे उतरा तो उससे एक कुटिया के बाहर तपस्या में लीन बाबा केशधारी दिखाई दिए। वही है बाबा केशधारी। मेरी यात्रा सफल रही। ओम नमः शिवाय। वह बाबा केशधारी के निकट पहुंच उनकी समाधि टूटने का इंतजार करने लगा। पूरे 2 दिन पश्चात जब उन्होंने आंखें खोली, मैंने तेरी भक्ति भाव से प्रसन्न हुआ बच्चा। बोल, क्या इच्छा है तेरी? मुझे कनकपुरी पहुंचने का मार्ग बताने की कृपा करें बाबा। ओ कनकपुरी, देखो बेटा, ठीक ठीक पता तो तुम्हें मैं भी नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम ब्रिदिंग द्वीप के राजा से मिलो तो वह तुम्हें कनकपुरी के बारे में अवश्य ही बता देंगे। यहाँ से 20 कोस दूर से कोई व्यापारी के जहाज वहाँ जाते हैं। धन्यवाद बाबा, मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं कनकपुरी पहुँच सकूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। केशधारी बाबा से मिलने के पश्चात जब वह बंदरगाह पहुंचा तो एक जहाज मृदंग द्वीप के प्रस्थान करने ही वाला था। रत्नभूषण ने घोड़े से वहीं विदा ली। सुनो मित्रों, हमारा तुम्हारा साथ यहीं खत्म होता है। जिंदगी शेष रही तो फिर मिलना होगा। हिन्न हिन्न। कुछ ही देर बाद जहाज वहाँ से रवाना हो गया। न जाने कभी पहुँचूंगा मैं या नहीं। 3 दिन तो बड़े आराम से गुजर गए, मगर चौथे दिन एकाएक आकाश में बादल मंडराने लगे। ओह, कहीं तूफान तो नहीं आने वाला? भगवान न करे ऐसा हो। वही हुआ जिसका डर था। पाल को खोल दो मूर्खों। मगर तभी उफ, अब मुश्किल है। कप्तान ने जहाज को बचाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु भयानक लहरों ने जहाज को अपने आगोश में समेट लिया। कड़ाक! पर पानी में हाथ पैर मारता रत्नभूषण को जहाज का एक टूटा हुआ तख्ता पड़ा ही दिखाई दिया। आहा! मगर वह तुरंत मेरे हाथ लग जाए तो जान बच सकती है। तभी एक ऊंची लहर ने उसे तेजी से तुरंत तख्ते के ऊपर ला पटका। उस तख्ते के सहारे से वह एक अनजानी मंजिल की ओर बढ़ता चला गया। तुरंत
तख्ते पर लौटे लेटे न जाने कब उसकी आंख लग गई। तूफान भी अब शांत हो चुका था। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसने खुद को एक बिल्कुल वीरान जगह पर पाया। यहाँ मैं कहाँ आ पहुँचा हूँ। उफ, न जाने मेरा बाकी साथियों का क्या हुआ होगा। इस द्वीप जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसने खुद को एक बिल्कुल वीरान जगह पर पाया। यह मैं कहाँ पहुँचा हूँ। उफ, न जाने मेरे बाकी साथियों का क्या हुआ होगा। इस द्वीप में घूमकर देखा जाए कि यहाँ कोई रहता भी है या नहीं। शायद मैं बेकार भटक रहा हूँ। लगता है यह द्वीप बिल्कुल निर्जन है। तभी अरे यह आवाज़ें कैसी। इस वृक्ष पर चढ़कर देखता हूँ। शीघ्र ही नरभक्षी जंगली। वृक्ष से उतरकर वह वापस समुद्र की ओर भागा, मगर तब तक दो जंगलियों ने उसे भागते हुए देखकर वार कर दिया। लेकिन वह बिल्कुल करीब आए हुए जंगलियों पर मौत बनकर टूट पड़ा। बाप रे, बाल बाल बचा, लेकिन अब इनसे निपटना ही होगा। लो मारो, लो मरो, हाय आह। वह भागकर पुनः उस तख्ते पर जा बैठा और खुद के लहरों के हवाले कर दिया। 2 दिन तक वह भूखा प्यासा ही समुद्र में भटकता रहा। कैसी विडंबना है, पानी में रहकर भी इतना प्यासा है। तीसरे दिन अचानक, रोको रोको, अरे वह देखो, कोई मुसीबत का मारा लगता है। उसका जहाज डूब गया होगा और वह किसी प्रकार तख्ते की मदद से जीवित है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और इसी के साथ जहाज का रुख मोड़ दिया गया। कुछ ही देर में जहाज उसके करीब पहुंच गया। इस रस्से को थामकर ऊपर आ जाओ। उस रस्से की मदद से वह जहाज पर चढ़ गया। जहाज के कर्मचारियों के पूछने पर उसने अपनी आप बीती उन्हें कही सुनाई। अरे फिर तो तुम बिल्कुल ठीक जगह आ पहुँचे हो। हमारा जहाज भी मृदंग द्वीप की ओर ही जा रहा है। क्या सच? हाँ, अब तुम बेफिक्र हो जाओ। मृदंग द्वीप पहुंचकर वह पूछता हुआ व्यापारियों के राजा तक जा पहुंचा और उन्हें सारी कहानी कह सुनाई। सुनने के पश्चात राजा ने कहा, वैसे तो मेरे जहाज दूर दूर तक जाते हैं, मगर आज तक मैंने कभी कनकपुरी का नाम नहीं सुना। ओह, फिर तो मेरी ये यात्रा भी बेकार गई। परेशान मत हो मुसाफिर, हमें उम्मीद है कि कल जंबक द्वीप में लग रहे आषाढ़ के मेले में अवश्य ही तुम्हें कनकपुरी का पता चल जाएगा। जंगल द्वीप का मेला, जंपक द्वीप का मेला। हाँ युवक, यह मेला हर साल लगता है और दूर दूर से लोग इस मेले को देखने आते हैं। हम आज शाम को ही प्रस्थान करने वाले हैं। शाम होते ही हम जंपक द्वीप कब पहुँचेंगे? कल सुबह ही मुसाफिर। वह सामने क्या है महाराज? समुद्र में उगा हुआ एक बड़ा का वृक्ष। उसकी शाखाएं 10 मील दूर तक फैली हुई है। यही नहीं, उस वृक्ष के नीचे एक भयानक भंवर भी है। अगर कोई जहाज उस ओर फंस जाए तो पूरी उसके लौटने उसमें आने का सवाल ही नहीं उठता। अभी उसने इतना ही कहा था कि तेज हवा चलने लगी। जहाज हमारे नियंत्रण से बाहर होकर उस भयानक भंवर की ओर बढ़ रहा है महाराज। क्या? देखते ही देखते जहाज उस वृक्ष के भयंकर भंवर में फंस गया और डूब गया। लेकिन रत्नभूषण के हाथ में उस विशालकाय वृक्ष की एक टहनी आ गई। राजा ने भी बहुत कोशिश की, मगर डूबने से बच न सका। मेरे कारण पहले एक जहाज डूबा, फिर दूसरा। मेरे कदम ही मनुष्य हैं। लगता है मैं कभी भी कनकपुरी नहीं पहुंच पाऊंगा और अब इस वृक्ष पर ही मेरी भी कब्र बन जाएगी। और वह उसी वृक्ष की एक डाल पर बैठ ऊँघने लगा। शाम को एकाएक तीव्र शोर के कारण उसकी आंखें खुल गई। फड़ 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 फड़। हे ईश्वर, इतने विशाल पक्षी, अगर इन्हें मेरी गंध लग गई तो मेरे खैर नहीं। जानते हो पक्षीराज, आज मैं कनकपुरी गया था। वास्तव में उससे खूबसूरत जगह मैंने आज तक नहीं देखी। ओह, तब तो हमें वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बताओ, कल हम भी वहाँ जाएंगे। रत्नभूषण उन पक्षियों को मनुष्य की बोली बोलता देख दंग रह गया। बोलने वाले पक्षी? शायद अनजाने ही मेरे कनकपुरी पहुँचने की इच्छा पूरी होने वाली है। फिर वह बेसब्री से पक्षीराज के वहाँ से उड़ने का इंतजार करने लगा। रात के अंतिम प्रहर से शुरू होते ही वह पक्षी जैसे ही उड़ने को तैयार हुए, रत्नभूषण पक्षीराज की टांग से चिपक गया। उस विशालकाय पक्षी के कनकपुरी की धरती पर उतरते ही रत्नभूषण फुर्ती के साथ पक्षी से दूर हट गया और एक वृक्ष की ओट में आ गया। पक्षी के जाने के बाद रत्नभूषण वृक्ष के पीछे से बाहर निकला। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा।
तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।